हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि किसी वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी या वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड के सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी अलग अलग मीडियम में किस तरह से निकालेंगे। और इसके बाद हम लोग साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम पढ़ के इस चैप्टर को, इस यूनिट को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो चलिए, पहला मैंने लिया है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सिल्वर एसीटेट इज द एग्जांपल। इसका सॉल्युबिलिटी हम लोग पहले प्योर वाटर में कैलकुलेट करेंगे, फिर बफर सॉल्यूशन जो कि एसिडिक है उसमें कैलकुलेट करेंगे, एंड देन बेसिक सॉल्यूशन में कैलकुलेट करेंगे। तो लेट्स ट्राई कि क्या अप्रोच लगाएंगे। लाइक सिल्वर एसीटेट को पानी में घोल दिया तो एसीटेट आयन और Ag प्लस में स्प्लिट हो गया। और हम सब जानते हैं अब तक जितना आयनिक इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है उसके हिसाब से जो प्योर वाटर में वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस जाता है तो प्योर वाटर के अंदर हाइड्रोलाइज हो जाता है। तो दिस एसीटेट आयन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस। इसकी हाइड्रोलिसिस हो करके ये एसिटिक एसिड और OH आयन बना लिया। नाउ कैन यू थिंक ऑफ कि इस हाइड्रोलिसिस यानी सेकेंड रिएक्शन के होने से सॉल्युबिलिटी बढ़ा, घटा या इट रिमेन सेम। अगर सेकेंड रिएक्शन ने फर्स्ट रिएक्शन के आयन को कंज्यूम किया है तो इसका मतलब सेकेंड ने फर्स्ट को आगे शिफ्ट कर दिया है, फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया है। और अगर फॉरवर्ड शिफ्ट कर दिया है तो ज्यादा सॉलिड डिसॉल्व हो जाएगा। तो अगर मैं मान लूं कि अगर X Ag प्लस X बना, यही इसकी सॉल्युबिलिटी होगी, बिकॉज Ag प्लस का तो आगे कहीं कोई रिएक्शन हो नहीं रहा है। जितना Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन में मौजूद होगी आफ्टर मेकिंग अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, वही इसकी सॉल्युबिलिटी होगी। ठीक है, तो लेकिन ये X बना तो था, लेकिन मान लिया इसमें से Y पोर्शन हाइड्रोलाइज होने के बाद ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे आ गई। नाउ आई कैन राइट टू इक्वेशंस। पहला तो KSP जो कि एसीटेट आयन और Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा, आई मीन प्रोडक्ट के बराबर होगा। एंड सेकेंड वन इज हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट कैन बी रिटन एज Kw अपॉन Ka। दिस इज ऑलरेडी नोन टू यू। दिस कैन बी रिटन एज Y into Y डिवाइडेड बाय X माइनस Y। ठीक है, यहां से दो इक्वेशन बन गई, दो अननोन है और हम लोग X और Y निकाल सकते हैं। X आ जाएगा, Y आ जाएगा। सॉल्युबिलिटी कितना होगा? सॉल्युबिलिटी जैसा कि शुरुआत में बताया, इट इज गोइंग टू बी Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन विच इज गोइंग टू बी X। ठीक है, तो इस तरह से अगर कोई वीक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ सॉल्ट है, उसका सॉल्युबिलिटी मुझे प्योर वाटर में निकालना हो तो सिंपली वी आर गोइंग टू यूज हाइड्रोलिसिस इक्वेशन। क्लियर? कमिंग टू if the same salt is taken in a buffer solution, क्या होगा? once again I would be writing first equation, तो वही रहेगा कॉमन। सिल्वर एसीटेट पहले पानी में जाके स्प्लिट हो गया, उसके बाद अगेन मैंने हाइड्रोलिसिस इक्वेशन एक बार और लिख दी। But remember, this time hydrolysis is actually taking place in presence of OH ion because I have taken a buffer solution. तो यहाँ 10 raised to the power minus 5 मोलर OH ion ऑलरेडी है, 5 pH है तो pOH 14 minus 5 हो गया, तो OH ion concentration 10 power minus 9 हो जाएगा। pOH is equal to 14 minus 5 that is 9, तो OH ion concentration 10 power minus 9, वो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं 10 पावर माइनस 9। ठीक है, तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास 10 पावर माइनस 9 है, तो 10 पावर माइनस 9 मोलर OH आयन की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हो रही है। दैट मींस हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय दैट बफर सॉल्यूशन। तो अब अगर मैं फिर मान लूं कि ये X बना, ये X डैश मान लेता हूं, ये X डैश माइनस Y डैश, ये बनेगा Y डैश और ये X डैश माइनस Y डैश। सिंपली आई हैव अज्यूम्ड दैट Y डैश इज द एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोलिसिस अंडर OH ion concentration present in the solution in the form of buffer। अब अगेन मेरे पास दो इक्वेशन होगा। KSP को मैं लिख सकता हूं X डैश इंटू X डैश माइनस Y डैश, एंड Kw अपॉन Ka को मैं लिख सकता हूं Y dash into 10 raised to the power minus 9 divided by X dash minus Y dash। यहां से आपके पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, सॉल्व कर लीजिए।
x डैश निकल आएगा, y डैश निकल आएगा। सॉल्युबिलिटी क्या हुआ? सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू x डैश यानी कि Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन। दिस इज हाउ यू कैन कैलकुलेट सॉल्युबिलिटी। बट एक प्रॉब्लम आती है इसमें, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना एक तो इतना आसान नहीं होता अनलेस यू अप्लाई अप्रोक्सीमेशन। ठीक है, तो मैं इससे बेहतर एक अप्रोच यहां पे बताता हूं। जो बफर दिया हो तो अप्रोच काफी आसान हो जाता है लगाना। देखिए, अगर मैं इस पूरे सॉल्यूशन के लिए इफ आई अप्लाई मास बैलेंस थियरी, मास बैलेंस थियरी क्या कहता है? ये जो सॉल्युबिलिटी होगा वो Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन के बराबर होगा। इसको मैं S मान लेता हूं, और जितना Ag प्लस सोल्यूशन में आया होगा इनिशियली उतना ही एसीटेट आयन भी सोल्यूशन में आया होगा। तो कैन वी राइट दैट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू Ag प्लस जो सोल्यूशन में आया इज इक्वल टू एसीटेट आयन जो सोल्यूशन में आया था। बट क्योंकि एसीटेट आयन अब दो पार्ट में स्प्लिट हो गया, जितना बचा प्लस जो एसिटिक एसिड जितना बन गया। कैन यू अंडरस्टैंड दिस? कुछ पोर्शन इसका इसमें स्प्लिट हो गया, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन प्लस इसकी कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, और इसकी जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन होगी वही Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन रही होगी, बिकॉज जितने मोल एसीटेट आयन इनिशियली बनेगा उतने ही मोल Ag प्लस बना होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज मास बैलेंस इक्वेशन बेसिकली। तो ये होना चाहिए कि एसीटेट आयन फाउंड इन द सॉल्यूशन ड्यूरिंग डिसोल्यूशन is equal to acetate ion final in the solution plus acetic acid form, but acetate ion found in the solution initially during dissolution is same as Ag plus। तो इसकी जगह मैंने Ag plus लिख दिया। क्लियर? अब मैं एसिटिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकता हूं कैसे? इसको इक्वेशन 1 लिख देता हूं। दिस इज गोइंग टू बी मास बैलेंस इक्वेशन। अगर मैं एसिटिक एसिड का डिसोसिएशन इक्विलिब्रिया कंसिडर करूं तो आई कैन राइट Ka इज इक्वल टू एसिटेट आयन इनटू H प्लस डिवाइडेड बाय एसिटिक एसिड। यहां से मुझे एसिटिक एसिड कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा, एसिटेट आयन कॉन्सेंट्रेशन इनटू pH आई मीन H आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁵ दिया है डिवाइडेड बाई Ka। ठीक है, नाउ वी रिकंसिडर दिस इक्वेशन। जो आपका फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन है, फर्स्ट सेकेंड इसको थर्ड मान लेता हूं, थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन है, इसको मैं वापस से उठाऊंगा। फ्रॉम इक्वेशन 3 I can get solubility is equal to Ag plus concentration is equal to acetate ion concentration plus acetic acid की जगह अब मैं लिख सकता हूं acetate ion concentration into 10⁻⁵ upon Ka। यहां से आप acetate ion concentration कॉमन ले लो, you will get 1 plus 10⁻⁵ upon Ka is equal to solubility, and can we write acetate ion concentration is equal to Ksp divided by Ag plus? इसको मैं लिख सकता हूं Ksp divided by Ag plus square root 1 plus 10⁻⁵ upon Ka, and Ag plus is actually solubility, तो Ksp upon S is equal to Ksp upon S into 1 plus 10⁻⁵ upon Ka। तो S यहां से निकल आएगा, S यहां से निकल आएगा, S इज इक्वल टू स्क्वायर रूट Ksp 1 plus 10⁻⁵ अपॉन Ka। नाउ द वैल्यू ऑफ Ka विल डिसाइड कि आपका 1 नेग्लिजिबल है कि नहीं है। तो अकॉर्डिंगली आप, और ये बहुत आसानी से देख सकते हैं, लाइक K मान लो 10⁻⁸ है, तो ये पूरा यूनिट 1000 हो गया। अब 1000 में 1 ऐड करो नहीं करो क्या फर्क पड़ता है? तो यू कैन अप्लाई बेटर अप्रोक्सीमेशन व्हाइल अप्लाइंग मास बैलेंस थियरी, बट रिमेंबर दिस मास बैलेंस थियरी
कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर। अगर बफर दिया हो, पीएच फिक्स हो, तो ये लगाना ज्यादा आसान होता है, कन्वीनियंटली और ज्यादा करेक्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ये लगाएंगे तो आपका आंसर आ जाएगा और ज्यादा अच्छी तरीके से आ जाएगा, यहाँ पे ज्यादा अप्रोक्सीमेशन भी नहीं लगेगा, करेक्ट आंसर है। If I take the same silver salt in, let's say, another buffer solution having pH, let's say in a buffer solution of pH, let's say 10, तो देखिए, क्योंकि मैं सेकेंड पार्ट में आपको ऑलरेडी बता दिया, जब बफर सॉल्यूशन दिया हो तो किस तरह से करेंगे। लाइक पीएच 10 है तो एच आयन कॉन्सेंट्रेशन 10 पावर माइनस 10 हुआ, यहां रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप इतना माथाफोड़ी नहीं करना चाहते हो, यदि आप इतनी कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हो, बिकॉज यहाँ से बहुत कम फर्क पड़ने वाला है जो मैं अप्रोच बताने जा रहा हूं। देखो, पीएच 10 होने का मतलब ये हुआ कि सोल्यूशन बेसिक है। बेसिक होने से क्या फर्क पड़ा, लाइक CH3COO Ag सॉलिड चेंजिंग इनटू CH3COO माइनस प्लस Ag प्लस। अब अगर मैं सेकेंड रिएक्शन लिखता हूं तो क्योंकि ये कंट्रोल रिएक्शन है, बफर इस रिएक्शन को कंट्रोल करेगा, और यहां पे OH ऑलरेडी 10 पावर माइनस 4 है, क्योंकि pH 10 है, pH हो गया 4, तो OH concentration 10 power minus 4, which is large enough to prevent this reaction। तो यदि ये रिएक्शन नहीं हुई या ना के बराबर हुई तो हम इसको नेग्लेक्ट क्यों ना कर दें। सिंपली हम मान लें कि इसका X डबल डैश पोर्शन डिसॉल्व हुआ, तो ये ना के बराबर हो गया ड्यू टू लार्ज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ 10 पावर माइनस 4 मोलर ऑफ OH आयन। दिस सेकेंड रिएक्शन में जितना एसिटेट आयन गया उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। यदि नेग्लेक्ट करेंगे तो सिंपली आपका KSP हो जाएगा X डबल डैश इंटू X डबल डैश, तो X डबल डैश इज इक्वल टू स्क्वायर रूट KSP, और सीधे आप यहां से डायरेक्टली सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हैं। क्लियर? बट अगर आप एकदम एक्यूरेट करना चाहें तो ये मेथड आपके लिए है, आप इसको अप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नाउ जस्ट थिंक, एक आखिरी बात आप सोच के मुझे बताइए कि अगर हम इसी सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी तीनों मीडियम में अलग अलग कंपेयर करें, यानी X की वैल्यू, X डैश की वैल्यू और X डबल डैश की वैल्यू यदि मुझे कंपेयर करना हो, तो किस मीडियम में या किस केस में 1 2 3 में सिल्वर एसिटेट की सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट होगी? सोचिए और बताइए। देखिए, जो बेसिक रिएक्शन थी वो ये दोनों थी जो तीनों केस में मैंने कराई। अब आप यूं समझो कि ये रिएक्शन जितना आगे जाएगी, ये रिएक्शन उतना आगे जाएगी, बिकॉज यही वो रिएक्शन है जो इसको आगे ले जा रहा है। इफ एनी रिएक्शन कंज्यूम्स द प्रोडक्ट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट या कंज्यूम द डिसोसिएटेड आयन ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट डिसोसिएशन रिएक्शन शिफ्ट टू इक्विलिब्रियम एज पर ली चार्ट प्रिंसिपल। अगर इसको कंज्यूम करते जाओगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड होता जाएगा। जितना ज्यादा सेकेंड रिएक्शन आगे जाएगी उतना ज्यादा फर्स्ट रिएक्शन आगे जाएगी और उतना ज्यादा होगी सॉल्युबिलिटी। अब इसका आगे जाना इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉल्यूशन में OH आयन कितना मौजूद है इनिशियली बिफोर स्टार्ट ऑफ दिस रिएक्शन। अगर आपने प्योर वाटर लिया था तो 10 पावर माइनस 7 मोलर था। जब आपने pH 5 का केस लिया तो 10 पावर माइनस 9 मोलर। जब आपने pH 10 का केस लिया तो 10 पावर माइनस 4 मोलर। तो एक बात तो तय हो गई कि बेसिक मीडियम में रिएक्शन स्लोवेस्ट होगी क्योंकि हाईएस्ट OH आयन प्रेजेंट है। ज्यादा OH आयन का होना इस रिएक्शन को नहीं होने देने जैसा है। तो बेसिक मीडियम में जहां पे pH 10 है, यहाँ पे सेकेंड रिएक्शन क्योंकि ना के बराबर है सॉल्युबल, इसलिए फर्स्ट रिएक्शन भी केवल फर्स्ट रिएक्शन ही होगी, तो सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज नहीं होगा, तो यहाँ पे सॉल्युबिलिटी लीस्ट आएगी। तो लीस्ट वैल्यू आई X डबल डैश। अब अगर मैं प्योर वाटर की बात करूं वहां पे OH आयन 10 पावर माइनस 7 था, और अगर मैं इस केस की बात करूंगा सेकेंड केस की जहां पे OH आयन 10 पावर माइनस 9 था, तो इन सेकेंड केस रिएक्शन विल बी फास्टर क्योंकि जितना कम OH आयन होगा ये रिएक्शन सेकेंड वाली उतनी आगे जाएगी, इसकी वजह से फर्स्ट रिएक्शन भी उतनी आगे जाएगी। तो इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस एंड वीक एसिड सॉल्ट, जो एसिडिक सोल्यूशन होता है बफर का, उसमें सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट होती है और बेसिक सोल्यूशन में लीस्ट होती है। क्लियर?
तो x डैश की वैल्यू हाईएस्ट हो गई, देन x डबल डैश। कभी अगर ऐसा हो जाए, यहाँ पे मैंने बहुत सिंपल केसेस लिए हैं, मान लीजिए कभी कोई ऐसा केस है जहाँ पे जो एनायन है वो डाइवेलेंट हो जाए, जैसे मान लीजिए आपने CuS का सॉलिबिलिटी या CuS की बजाय CuS का सॉलिबिलिटी निकालना बनता है, ये मानते हुए कि कॉपर का हाइड्रोक्साइड मान लीजिए स्ट्रॉन्ग बेस है और CuS का सॉलिबिलिटी आपको निकालना है। तो इस केस में क्या होगा, लाइक CuS सॉलिड को आप पहले Cu2 प्लस सल्फाइड आयन में स्प्लिट करोगे, देन सल्फाइड प्योर वाटर में निकालना है, सल्फाइड आयन विल अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो HS माइनस प्लस OH आयन बनेगा, एंड देन HS माइनस विल अंडरगो अनदर स्टेप ऑफ हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म H2S प्लस OH आयन। अब अगर pH दिया हो, यानी इसी सॉल्यूशन को बफर में दिया हो प्योर वाटर की बजाय, तो आई वुड लव टू अप्लाई दैट मास बैलेंस थियरी। तो क्या आएगा, सॉलिबिलिटी इज इक्वल टू कॉपर आयन कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू जितना सल्फाइड बना था, सल्फाइड जो बना था वो 3 टुकड़ों में, आई मीन 2 और टुकड़ों में स्प्लिट हो गया, HS माइनस और H2S। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, सल्फाइड आयन प्लस HS माइनस प्लस H2S। अब इस रिएक्शन में Ka1 Ka2 दिया होगा, तो आप HS माइनस और H2S को सल्फाइड आयन के टर्म्स में लिख लो, डाल दो, बहुत आसानी से कैलकुलेशन होके बहुत अच्छा आंसर निकल के आएगा। ठीक है, सो लेट्स ट्राई दिस क्वेश्चन। सॉलिबिलिटी ऑफ AgCN निकालना है इन ए बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 3। तो आई हैव टेकन अ सॉल्ट ऑफ weak acid and strong base. AgCN is regarded as a salt of HCN and AgOH, और AgOH को रफली वीक स्ट्रॉन्ग बेस मान लेते हैं, तो ये वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसके सल्फाइड आयन का हाइड्रोलिसिस होगा बफर सॉल्यूशन के अंदर जाते ही। तो आई कैन राइट AgCN solid changing into Ag plus plus Cn minus, and Cn minus will undergo hydrolysis to form HCN plus OH ion. ठीक है, now I will apply the second approach what we have learned just now. Now we are going to apply the approach of mass balance जो मैंने आपको अभी सिखाया। Solubility is equal to Ag plus dissolved can be written as Cn minus प्लस HCN। ठीक है, तो इसको मैं Cn माइनस को एज इट इज लिखा रहने दिया, और HCN को मैं Ka के फार्मूला से निकाल लिया। Ka कैसे अप्लाई करेंगे, H प्लस प्लस Cn माइनस, Ka कैन बी रिटन एज H प्लस इंटू Cn माइनस अपॉन HCN। यहां से आपको HCN मिल जाएगा, HCN इज इक्वल टू H प्लस जो कि 10 पावर माइनस 3 दिया है क्वेश्चन में, इंटू Cn माइनस डिवाइडेड बाई Ka 4.8 इंटू 10 पावर माइनस 10। ये वैल्यू उठा के मैं डाल दे रहा हूं, ये हो जाएगा आपका 10 पावर 5 10 रेज़ टू द पावर 7 अपॉन 4.8 इंटू Cn माइनस। Cn माइनस कॉमन ले लो, 1 plus 10 power 7 divided by 4.8. You can check here this value 1 is negligible as compared to this 10 power 7 divided by 4.8. तो यहां से आप Cn को Ksp divided by Ag plus लिख सकते हैं या solubility लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 power 7 upon 4.8। तो सॉलिबिलिटी हो जाएगा स्क्वायर रूट Ksp जो दिया है 1.2 10 पावर माइनस 15 इंटू 10 पावर 7 डिवाइडेड बाई 4.8। ये आप निकाल लो, दिस विल कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10 पावर माइनस 5 मोलर इज योर आंसर, राइट। तो सिंपली जो मैंने सिखाया उसी का मास बैलेंस का इक्वेशन का एप्लीकेशन मैंने लगाया और ये निकल आया। Let's try another question. Solubility of PbOH whole twice is 6.7 into 10 power minus 6. Calculate the solubility in a buffer solution of pH 8. तो देखिए solubility पानी में दी हुई है, तो can we apply Ksp equal to 4s cube? Because ये जो salt है, ये जो base है, ये 1:2 की स्टोइचियोमेट्री का कंपाउंड है, तो इसका फार्मूला हम लोग 4s cube लगा सकते हैं।
4s cube में 4 into 6.7 into 10 raised to the power minus 6 cube and केस भी मुझे पता चल गया. Now if you put this in a buffer solution, तो अब जो solubility है that will be controlled by the buffer solution. यहां मुझे OH ion concentration दिया है 10 raised to the power minus 6 because यदि pH 8 है तो pH 6 हो गया, तो OH ion concentration 10 power minus 6 हो गया. तो OH ion concentration आ गया. Pb+2 की जितनी concentration होगी उतना ही PbOH whole twice बफर में डिसॉल्व होगा. तो I can again write Ksp is equal to Pb+2 into 10 power minus into OH ion square and ये given है 4 into 6.7 into 10 power minus 6 cube. यहां से Pb+2 आ जाएगा. That is 4 into 6.7 into 10 raised to the power minus 3 cube divided by OH ion square 10 power minus 6 का square. This will comes out to be 1.2 into 10 power minus 3 molar. Clear? तो सिंपली पहले डेटा की हेल्प से मैंने Ksp निकाला क्योंकि Ksp तो कांस्टेंट रहेगा एंड सेकेंड डेटा में हमने OH ion की कॉन्सेंट्रेशन रख दी. जो OH ion जो Pb+2 आया वही PbOH whole twice की solubility हो जाएगी. Okay, let's try another problem. Solubility of MnS कैलकुलेट करना है इन बफर सॉल्यूशन ऑफ pH 6. तो जो मैंने कंसेप्ट बताया उसका एक जोरदार एप्लीकेशन इस क्वेश्चन में होने वाला है. इट्स वेरी गुड क्वेश्चन. अब MnS को जब आप पानी में डालोगे Mn+2 में बना एंड सल्फाइड आयन में कन्वर्ट हुआ. अब सल्फाइड आयन का वन स्टेप हाइड्रोलिसिस कराया HS minus plus OH ion and then HS minus का हाइड्रोलिसिस अगेन हो गया H2S plus OH ion. इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं Kw डिवाइडेड बाय Ka2 और इस हाइड्रोलिसिस कांस्टेंट को मैं लिख सकता हूं Kw डिवाइडेड बाय Ka1. आप अगर ऐसा नहीं चाहते हो तो आप सीधे Ka1 Ka2 यूज करके भी निकाल सकते हो. HS माइनस और H2S चाहिए मुझे इन टर्म्स ऑफ सल्फाइड आयन. तो देखिए कैसे कर सकता हूं मैं. अगेन आई एम गोइंग टू अप्लाई मास बैलेंस थियरी. तो कैन वी राइट सॉल्युबिलिटी इज इक्वल टू Mn2 प्लस इज इक्वल टू सल्फाइड आयन जो शुरू में आया था, लेकिन जो आया था वो दो और पार्ट में स्प्लिट हो गया. तो मैं इसे HS माइनस प्लस H2S this remain plus this form is equal to initial sulfide formed in the first reaction. क्योंकि जितना ये आया होगा उसी में से तो थोड़ा थोड़ा इसमें गया होगा. तो इन तीनों टुकड़ों को उठा के ऐड कर दो तो मुझे पता पड़ जाएगा कि इनिशियली कितना सल्फाइड आयन फॉर्म हुआ था. तो अब मैं अगर Ka1 यूज करूं, लाइक मैं Ka2 यूज करता हूं पहले, तो Ka2 हो जाएगा आपका H2S इंटू OH आयन. OH आयन मुझे पता है pH 6 है तो POH 8 हो गया. तो POH 8 होने से OH आयन 10 पावर माइनस 8 हो गया डिवाइडेड बाय HS माइनस. राइट, अगर मैं Ka2 लिखूंगा तो कैसी इक्वेशन आएगी देखो. H2S चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस HS माइनस एंड HS माइनस चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस सल्फाइड आयन. ठीक है, सॉरी. अगर मैं H2S का दोनों डिसोसिएशन एक साथ लिख लूं, HS माइनस एंड देन HS माइनस चेंजिंग इनटू H प्लस प्लस सल्फाइड आयन, तो जब मैं Ka1 लिखूंगा तो ये आ जाएगा H प्लस इंटू HS माइनस डिवाइडेड बाय H2S एंड Ka2 लिखूंगा तो H प्लस इंटू सल्फाइड आयन डिवाइडेड बाय HS माइनस. तो यहां से मैं HS माइनस निकाल लेता हूं. HS माइनस हो गया H प्लस 10 पावर माइनस 6 इंटू सल्फाइड आयन डिवाइडेड बाय Ka2 10 पावर माइनस 14 विच इज इक्वल टू 10 पावर 8 सल्फाइड आयन. इसको यहां यूज करूंगा मैं. मुझे H2S चाहिए तो H2S इज इक्वल टू H प्लस इंटू HS माइनस वहां से ले लूंगा 10 power 8 into sulfide ion divided by Ka1 10 power minus 7. This comes out to be what?
ये हो गया H प्लस मुझे दिया है 10 पावर माइनस 6 इंटू 10 पावर 8 divided by 10 power minus 7 into sulfide ion. This is going to be 10 raised to the power 9 sulfide ion. अब मैं H2S और HS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन उठा के इसमें पुट कर दूंगा, तो आई विल गेट सल्फाइड आयन प्लस HS माइनस हाउ मच 10 raised to the power minus 8 plus 8 सल्फाइड आयन प्लस H2S 10 पावर 9 सल्फाइड आयन को मैं लिख देता हूं 10 इंटू 10 पावर 8 सल्फाइड आयन। अब सल्फाइड आयन कॉमन ले लो, ये आपका आएगा 1 प्लस 10 रेज टू द पावर 8 प्लस 10 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। अब एक बात तो तय हो गई कि ये तो नेग्लेक्ट हो जाएगा 1 एंड 10 प्लस 1 11, ये फाइनली आ जाएगा सल्फाइड आयन, जिसको मैं अब लिख सकता हूं KSP डिवाइडेड बाई S इज इक्वल टू S। तो ये आपका हो जाएगा इंटू 11 इंटू 10 रेज टू द पावर 8। फाइन, यहां से कैलकुलेशन करके 3.32 इंटू 10 पावर माइनस 4 मोलर निकल आता है। तो विल गेट द आंसर दिस वे। दिस इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल इन व्हिच two dissociations are taken care of to find out the solubility. ठीक है? Okay, let's understand how to calculate the solubility of two sparingly soluble electrolyte having at least one common ion. जैसे मान लीजिए कि मेरे पास सिल्वर क्लोराइड है और सिल्वर ब्रोमाइड है, इनको आपस में मैंने डिसॉल्व करके एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना रखा है। इससे Ag प्लस प्लस Cl माइनस बनेगा और इससे Ag प्लस प्लस Br माइनस बनेगा। ठीक है, अब क्योंकि एक कॉमन आयन है तो एक सॉल्ट का सॉल्युबिलिटी दूसरे को इफेक्ट करेगा, एक सॉल्ट की प्रेजेंस दूसरे की सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करेगा। एंड कैसे करेगा, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक सॉलिड का जो आयन है Ag प्लस वो दूसरे का कॉमन आयन भी है, तो द वन विल अप्लाई अ कॉमन आयन इफेक्ट टू द अदर। दैट्स द रीजन the solubility of both the electrolyte gets decreased. तो जैसे मैं मान लूं कि इसका KSP K1 है, इसका KSP K2 है। अगर मैं मान लूं कि AgCl की solubility AgBr की प्रेजेंस में X है, तो क्लोराइड आयन X बनेगा। AgBr की solubility AgCl की प्रेजेंस में Y है, तो ब्रोमाइड आयन Y बनेगा। तो यहां से जितना क्लोराइड आयन बनेगा उतना Ag प्लस भी बनेगा, और यहां से जितना ब्रोमाइड आयन बनेगा उतना Ag प्लस यहां से बनेगा, तो टोटल Ag प्लस X प्लस Y हो गया। इट इज वेरी सिमिलर टू द साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया हैविंग कॉमन स्पेसीज। नाउ आई कैन राइट K1 is equal to Ag plus into Cl minus, that is going to be X plus Y into X, and K2 is equal to Ag plus into Br minus, that is equal to X plus Y into Y। ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, इफ यू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू K1 प्लस K2, तो x प्लस वाई आ गया स्क्वायर रूट K1 प्लस K2, और जो x प्लस वाई है यही Ag प्लस कॉन्सेंट्रेशन है। ठीक है, तो Ag plus concentration हमको पता पड़ गया। If I use Ag plus concentration in the first equation, I can calculate solubility of AgCl is equal to chloride ion is equal to KSP of AgCl divided by Ag plus concentration। KSP of AgCl पता है K1 divided by square root K1 plus K2. Similarly, I can write solubility of AgBr is equal to Br minus is equal to K2 divided by K1 plus K2। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि K1 का वैल्यू बहुत बड़ा है, K2 का वैल्यू बहुत छोटा, तो जिसका K बड़ा होगा कॉमन आयन की कॉन्सेंट्रेशन वही कंट्रोल करेगा। यदि K1 बड़ा हो K2 से, इसका मतलब Y बहुत छोटा होगा X के कंपैरिजन में, या X बहुत बड़ा होगा Y के कंपैरिजन में, तो आई कैन नेग्लेक्ट दैट Y
यहाँ पे x इंटू एक्स इज इक्वल टू k1 हो जाएगा। सीधे आप Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर रूट ऑफ k1 से निकाल के और वही Ag प्लस सेकेंड के लिए यूज कर लो, Br माइनस की कॉन्सेंट्रेशन निकल आएगी और सॉल्युबिलिटी निकल आएगा। तो कभी अगर एक का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दूसरे के कंपैरिजन में बहुत बड़ा हो तो वो अप्रॉक्सीमेशन भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कभी कभी ऐसे क्वेश्चंस करते वक्त एक और बात आती है, जैसे मान लीजिए स्टोइशियोमेट्री चेंज हो गई, अप्रोच यही रहेगा साइमल्टेनियस इक्विलिब्रिया का ही, लेकिन अगर एक सॉल्ट की स्टोइशियोमेट्री कुछ है दूसरे की कुछ और है, जैसे मान लीजिए आपके पास AgCl और Ag2SO4 है, तो क्या फर्क पड़ेगा? कंसेप्ट वही लगाना है, AgCl solid is equal to Ag plus Cl minus and Ag2SO4 is equal to solid is equal to 2Ag plus sulfate and ये x बना, ये y, यहां से मैं 2y मान लेता हूं, सॉरी ये x आया तो ये y, ये भी x आएगा, और यहां से मान लीजिए Ag प्लस 2y आया तो सल्फेट एंड y हो जाएगा, तो Ag प्लस का टोटल वैल्यू x प्लस 2y हो जाएगा। तो अगर मैं इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट K1 मानूं तो ये हो जाएगा x इंटू एक्स प्लस 2y एंड इसका K2 मानूं तो y इंटू एक्स प्लस 2y होल स्क्वायर। अब ये सॉल्व करना आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, मेरा नहीं। So this is how we form the equation, we learn the concept. तो डेटा दिया होगा तो आप सॉल्व करके x and y निकाल लेंगे, सॉल्युबिलिटी आ जाएगी। So let's try this question. Solubility of AgCl and AgCNS are given and we need to calculate concentration ratio of chloride ion and CNS minus and Ag plus in the saturated solution which is saturated with respect to both the salt. बिल्कुल फार्मूला बेस सवाल है जो हमने सिखाया अभी। AgCl है Ag प्लस Cl माइनस, AgCNS है Ag प्लस CNS माइनस, ठीक है। ये x मान लिया, ये y मान लिया, ये x प्लस y मान लिया, बिल्कुल अभी ऐसा ही मैंने कंसेप्ट आपको एग्जैक्टली ऐसा सिखाया है, तो वही मैं यूज कर लेता हूं। x प्लस वाई इंटू एक्स इज इक्वल टू K1 लिख लिया, x प्लस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू K2 लिख दिया, और x प्लस वाई इज इक्वल टू स्क्वायर रूट K1 प्लस K2, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, ठीक है। तो यहां से Ag प्लस आपको पता पड़ जाएगा, x प्लस वाई अगर आप इसकी वैल्यू रख दोगे तो 1.4 इंटू 10 पावर 5 माइनस 5 मोलर आ जाएगा। एंड अगर आपको Cl माइनस और CNS माइनस की कॉन्सेंट्रेशन का रेशियो निकालना है, जस्ट दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो, तो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 वी गेट x अपॉन y इज इक्वल टू K1 अपॉन K2। K1 की वैल्यू अपने को पता है 1.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 10, 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11, दिस कम्स आउट टू बी 11.25, ठीक है, राइट। तो सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। कभी ऐसा भी हो सकता है कि स्टोइशियोमेट्री को डिफर करके अलग अलग सॉल्व दे दें, तो भी आप एक क्वेश्चन इस टाइप के अटेम्प्ट कर लोगे, कंसेप्ट मैंने बता दिया, ठीक है। इसी के साथ ही आज का लेक्चर और थियरी पोर्शन हमने खत्म कर दिया सॉल्युबिलिटी का। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सॉल्युबिलिटी के कुछ टफ एग्जांपल लेने वाले हैं टू कंक्लूड दिस सब टॉपिक, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।